वेलकम बच्चों। अपने 3D की टॉपिक्स की बातों को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करो, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, ये हमने एक प्लेन ड्रॉ किया है ना, ये एक प्लेन बनाया है और ये एक लाइन बनाई है जो कि लाइन थीटा एंगल पे प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है ना। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है, प्लेन पे जो लाइन ली उससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, हमें अब ये थीटा का पता लगाना है। हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होगी, एक तो प्लेन की इक्वेशन होगी और एक लाइन की इक्वेशन होगी। ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी। हमें प्लेन और लाइन की इक्वेशन से ये बताना होगा कि प्लेन और लाइन के बीच में एंगल कितना है। ये बताओ कि जब हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होगी और जब लाइन की इक्वेशन होगी तो हमारे पास कौन कौन से डायरेक्शन रेशियोज होंगे। एक तो प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा और लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा जो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो प्लेन की इक्वेशन दिया होगा, लाइन की इक्वेशन दिया होगा, तो हमारे पास इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो पता होगा। प्लेन की इक्वेशन की वजह से प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो पता होगा और इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ना। इस पे मान लो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। हमें इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो पता होगा और इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो पता होगा। ये एंगल थीटा है, ये राइट ट्रायंगल बना, दिस इज राइट ट्रायंगल, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये 90 हो गया, तो दिस एंगल विल बी π/2 माइनस थीटा। राइट, सही कह रहे हैं। ये एंगल कितना होगा, π/2 माइनस थीटा होगा। मान लेते हैं कि जो अब हम लाइन और प्लेन की इक्वेशंस लिख लेते हैं, तो फिर हमें चूंकि इस लाइन की इक्वेशन पता होगी इसलिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होगा और प्लेन की इक्वेशन पता होगी इसलिए इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता होगा। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमको लाइन और नॉर्मल दोनों का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। ठीक है, इक्वेशन पता है तो दोनों पता ही होगा। तो मान लेते हैं इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है दैट इज a1 b1 c1, क्योंकि इक्वेशन दी होगी इसलिए a1 b1 c1 पता होगा। उसी तरह ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का भी हमें डायरेक्शन रेशियो पता होगा क्योंकि प्लेन की इक्वेशन पता होगी और प्लेन की इक्वेशन में जानते ही हो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल के dr होते हैं। तो मान लेते हैं कि प्लेन की इक्वेशन से जो हमें dr मिला नॉर्मल का दैट इज a2 b2 c2। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वाली ये जो दो लाइंस हैं ये कितना एंगल फॉर्म कर रही हैं अपने बीच में, 90 माइनस थीटा फॉर्म कर रही है। हमारा कंसर्न थीटा में है, हमें जो एंगल बताना है वो थीटा बताना है। बट हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वजह से जो हम एंगल पता लगा पाएंगे वो क्या, जब हमें दो लाइंस का dr पता होता है तो उनके बीच के एंगल का कॉस यानी कॉस थीटा पता चलता है। बट यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, π/2 माइनस थीटा है। तो हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच का इस एंगल का कॉस पता चलेगा और यह एंगल कितना है, π/2 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा कहाँ से आया समझ गए। अब तक हर फॉर्मूले में कॉस थीटा होता था बट ये वो पहला फॉर्मूला है जहाँ पर क्या आया है, साइन थीटा आया है। जब हम dr से जितने भी एंगल्स निकाले हैं अब तक कॉस थीटा ही कैलकुलेट होता था, है ना। बट यहाँ पे पहली बार क्या कैलकुलेट हुआ है, साइन थीटा कैलकुलेट हुआ है। रीज़न, क्योंकि हमने कुछ गलत थोड़ी किया, हमने π/2 माइनस थीटा का ही कॉस लिया तो वो बन गया कितना, साइन थीटा। और तो इस एंगल का बेसिकली कॉस ही कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस, तो इस एंगल का कॉस वही चीज़ बनी। और कॉस कितना होता है, दोनों drs का क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट, यानी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, है ना। और दूसरा रूट आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा। तो मॉड लगा दिया जाए। ठीक है, तो मॉड लगाने से राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो साइन थीटा ये हुआ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। प्लेन और लाइन के बीच का एंगल है कितना, थीटा। बोलो
ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें जल्दबाजी में कॉस थीटा मत लिख देना। थीटा तो एंगल है जो रिक्वायर्ड था, वही थीटा है, थीटा ही चाहिए था हमको, तो हमें थीटा दिख रहा है, बट यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, ये क्या चीज़ है, साइन थीटा है। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन की जब बात होगी तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलेगा, वो डॉट प्रोडक्ट वाले रिजल्ट से RHS से जो रिजल्ट मिलेगा वो कॉस ऑफ थीटा नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, साइन ऑफ थीटा मिलेगा। बोलो सही है, समझ गए बात। बढ़िया, आगे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ये एक पहचानना है हमें, बस सीधे सीधे ये बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब तुम पहचानो कि ये दो क्या चीज़ें हैं, दो प्लेन्स हैं कि दो लाइंस हैं कि एक लाइन और एक प्लेन है। ठीक है, अगर मान लो मेंशन नहीं करे कि कौन लाइन है कौन प्लेन है, या क्या दोनों प्लेन हैं या क्या दोनों लाइन है, कुछ ना लिखा हो, वर्ड्स में ना लिखा हो, बस खाली इतना बोल दे कि फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है। दिस इज़ अ लाइन एंड दिस इज़ अ प्लेन। बोलो ठीक है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल के लिए हमें क्या है, अभी हमने जिस फॉर्मूले पे बात की, हमें साइन थीटा मिलेगा, साइन ऑफ एंगल मिलेगा। कैसे, बस हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो लाइन का dr चाहिए और एक नॉर्मल का dr चाहिए। तो लाइन का dr ये रहा, ये है 2i + j + 2k से मिल जाएगा। लाइन का dr कितना हो गया, 2 1 2 हो गया ना। बोलो सही है, इतना तो हम लोग बोल ही सकते हैं। और यहाँ से हमें नॉर्मल का dr मिल जाएगा, नॉर्मल का dr। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ओपन करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो XYZ में जाके एंटर करोगे तो xi.i x बनेगा, फिर 2y बनेगा, फिर 2z बनेगा, तो x + 2y + 2z यानी 1 2 2 है ना, 1 2 2 नॉर्मल का dr होगा। और जो कि डायरेक्टली यहाँ से देख रहा है तो क्या फ़ायदा है कार्टेशियन फॉर्म में जाने का। i के साथ 1 है, j के साथ 2 है, k के साथ 2 है, ठीक है ना। और ये r.n वाला ही फॉर्म होता है, ठीक है। जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनाते हैं, है कि नहीं। अगर डिस्टेंस नहीं निकालनी तो पता ही है कि हाँ ये प्लेन की इक्वेशन है, जहाँ पर ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितने आ रहे हैं, 1 2 2 आ रहे हैं, तो 1 2 2 दिस विल बी द dr ऑफ नॉर्मल। तो ये dr हो गया लाइन का, ये dr हो गया प्लेन पे नॉर्मल का। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो तो π/2 - थीटा होगा, बट हमें थीटा चाहिए, तो फॉर्मूला सीधे सीधे यूज़ करें। फॉर्मूले से क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ये ध्यान रखना ना, ये गड़बड़ी हो जाती है शुरू में, इसको ध्यान रखना। यहाँ कॉस थीटा नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 2 1 2 2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल गिव अस साइन थीटा। तो 2 × 1 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसका मॉड वैल्यू √2² 4 + 1 5 + 4 कितना 9, तो √9 कितना होगा 3 इंटू यहाँ से भी कितना आएगा, √9 आएगा, मतलब 3 आएगा, दैट इज कितना 8/9, ठीक है। तो इट इज फाइनली कितना 8/9। सो साइन थीटा इज 8/9, यानी थीटा इज साइन इनवर्स 8/9। ये हुआ, यानी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन इनवर्स 8/9। ये वो रिक्वायर्ड एंगल है बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। बोलो सही है, समझ में आई बात। बढ़े आगे, चलो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे एक छोटी सी हम बात करें, एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, आराम से कर लोगे। अगर कहीं पर जब सॉल्व करोगे मिलेगा ही कहीं ना कहीं, बस खाली हम बात करेंगे, वो जब क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर पाओगे, खुद ही कर लोगे। जैसे मान लो एक प्लेन दिया रहेगा, ठीक है, एक प्लेन दिया रहेगा और बोलेगा कि प्लेन के एक साइड एक लाइन सेगमेंट है या एक रॉड है, ठीक है, वो पूरी की पूरी एक साइड है, ठीक है। दिया रहेगा कि ये एक रॉड है जो इस प्लेन के एक तरफ लाई कर रही है। ये दोनों एंड पॉइंट पता होंगे, ये दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे, हमें पता होंगे। और बोलेगा कि इस रॉड का प्लेन पर जो प्रोजेक्शन होगा उसकी लंबाई कितनी होगी,
ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होगी, मतलब एक यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओगे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओगे, तो ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ बतानी है हमको। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी, ये दोनों एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट होंगे और एंड पॉइंट से जैसे अभी आगे आएगा कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, बिल्कुल वैसा ही जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन होता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में बताया है कि रॉड पूरी की पूरी प्लेन के एक तरफ है, पूरी की पूरी रॉड एक तरफ है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, और बोलेगा ये दो एंड पॉइंट्स है रॉड के, तो जब क्वेश्चन कहेगा तो हम बिल्कुल मान ही लेंगे कि हाँ रॉड एक तरफ लाई कर रही है और दोनों एंड पॉइंट्स रॉड के हमको पता है। ठीक है, फिर बोलेगा कि उस रॉड का प्रोजेक्शन का लंबाई निकालो किस पे, प्लेन पे। तो यानी इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे प्लेन पे, ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट तैयार होगी वही तो होगी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रॉड ऑन द प्लेन। ठीक है, तो ये लेंथ हमको चाहिए। अब ये लेंथ के लिए देख, एक उपाय तो क्या है, एक उपाय जो कि बड़ा उपाय है वो क्या, इस पॉइंट से प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इमेज भी किए हैं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी किए हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में इस पॉइंट से इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें तो ये मिलेगा, इस पॉइंट से इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें तो ये मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लगा दें, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, तो ये प्रोजेक्शन की लंबाई आ जाएगी। बट नहीं, वो नहीं करना, लंबा अप्रोच हो जाएगा। इजी अप्रोच, अभी जो टॉपिक पढ़े वो, ये अगर हम इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से पास करवा दें ये वाली, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी ना, तो ये लेंथ निकालो या ये लेंथ निकालो, बात तो वही है। ठीक है, ये लेंथ निकालो चाहे ये लेंथ निकालो, बात तो वही है। और ये चीज जो है यही तो वो एंगल है थीटा, दिस इज द सेम एंगल थीटा। ठीक है, चाहे इस प्लेन पे नीचे आके मेजर करो या यहीं पे पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ये भी तो वही एंगल थीटा है, विच इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये थीटा क्या है, दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो ये दोनों एंड पॉइंट हमको पता होंगे, तो ये वाली लेंथ एल आ जाएगी, ये लेंथ एल आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एल कॉस थीटा चाहिए। हमें क्या चाहिएगा, एल का कॉस थीटा। और साइन थीटा हम अभी जो फॉर्मूला लिखे थे उससे हम डिराइव कर पाएंगे इजिली, क्योंकि ये जब दोनों पॉइंट पता है तो हमें लाइन का डी आर पता है, तो लाइन का डी आर पता हो गया, प्लेन की इक्वेशन पता है तो नॉर्मल का डी आर पता है, तो लाइन का भी डी आर पता है, नॉर्मल का भी डी आर पता है, उससे साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा आ गया तो एल कॉस थीटा आ जाएगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बड़ी सिंपल सी बात है कि रॉड की लंबाई अगर एल है तो उसके प्रोजेक्शन की लंबाई क्या होगी, एल कॉस थीटा होगी, और एल कॉस थीटा होगी, जबकि हमें कॉस थीटा ना मिल के हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। और साइन थीटा मिलने के बाद कॉस थीटा तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर एल का कॉस थीटा निकालेंगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। बोलो ठीक है, सही है, बढ़े आगे लिखो। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पुट करो, लाइन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। आईटी ने क्या किया है, कई बार ऐसा किया है कि लाइन बोलता है बट लाइन की इक्वेशन नहीं दिखती, न तो वेक्टोरियल फॉर्म में और न ही कार्टेशियन फॉर्म में। लाइन वर्ड यूज करके उसके बगल में, उसके आगे दो प्लेन की इक्वेशन दी रहती है, जैसे ये। ठीक है, कि अगर हम इसके आगे, इसके पहले लिख दें कि लाइन दिस कॉमा दिस, तो ये मतलब क्या है, लाइन बोल रहा है बट लाइन दिख ही नहीं रही है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है कि होता क्या है कि जब दो प्लेन पैरेलल नहीं है, व्हेन टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, तो दे विल इंटरसेक्ट। अगर प्लेन पैरेलल नहीं है तो वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और जब वो दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होगा। ठीक है ना,
जैसे कि पहले भी हमने बात की है, फिर से बोल रहे हैं, अपनी ही नोटबुक के 2 पेजेस उठाओ, अलग अलग एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ अलग अलग एंगल पे 2 पेजेस उठा के रखो और देखोगे क्या कि वो दोनों पेज पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, अलोंग द बाइंडिंग ऑफ नोटबुक। जहाँ पर नोटबुक की बाइंडिंग हो रखी है, सारे पेजेस जहाँ पर बाइंड हो रखे हैं, वहाँ पर वो 2 पेजेस जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात हम कह रहे हैं कि अगर 2 प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो दे विल इंटरसेक्ट, एंड व्हेन दे विल इंटरसेक्ट दे विल फॉर्म अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि तुम्हारी नोटबुक के केस में तुम्हारे नोटबुक के जितने भी पेजेस हैं, सभी पेजेस का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बाइंडिंग, अलोंग द बाइंडिंग। ठीक है, जहाँ पे सारे पेजेस बाइंड हैं। बोलो ठीक है, मानते हो? तो वही लाइन का जिक्र होता है, वही लाइन हमको कही जाती है, बट उसकी इक्वेशन डायरेक्टली ना देकर 2 प्लेन्स के फॉर्म में दी जाती है। देन हाउ टू फाइंड दैट लाइन? उस लाइन को फिर निकालेंगे कैसे हम? ठीक है, उस लाइन को निकालेंगे कैसे? देखो, 2 तरीका होता है। हम ताकि बुक्स वगैरह तुम अगर पलटोगे तो तुम्हें दोनों अप्रोच पता होना चाहिए कि एक अप्रोच है तो सिंपलेस्ट, जो हम जनरली हम प्रेफर जो करते हैं, एक में क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है और एक में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में फिर डिटर्मिनेंट लिखो, फिर उसको एक्सपैंड करो, तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें दोनों में से जो अच्छा लगेगा तुम उसको प्रेफर करना, उसको आगे के लिए यूज़ करना। ठीक है, पहला अप्रोच तो देखो क्या है, पहला अप्रोच जो हम डील कर रहे हैं वो ये कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पहले देख लो, ये क्या ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं? हमें इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है ना, एक अभी इससे पहले पढ़े थे, फैमिली ऑफ प्लेन्स पढ़े थे, कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, उसमें लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लाइन निकालना नहीं था, बस उसी लाइन से पास होने वाले सारे प्लेन्स की हम लोगों ने फैमिली की इक्वेशन लिखी थी। बट इस बार क्या करना है, हमें इन 2 प्लेन्स का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें क्या करना है, पहले तो पहचानो कि पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, पैरेलल है या नहीं है, पहले ये देख लो। तो वहाँ पे अगर नॉर्मल का डी आर और यहाँ पे नॉर्मल का डी आर अगर सेम है तब तो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं होगा तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डी आर क्या है नॉर्मल का, 1 1 1, यहाँ पे कितना 2 1 2। अगर ये भी 2 हो जाता तो फिर 1 1 1 और 2 2 2 सेम हो जाता, फिर दोनों प्लेन्स क्या हो जाते, पैरेलल हो जाते। हम RHS नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ LHS देख के बात कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम बोलोगे कि सर फिर तो अगर ये भी 2 हो जाता फिर तो दोनों प्लेन सेम हो जाते। वो तब कहेंगे जब हम RHS भी देखेंगे तब। अभी हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के फॉर्म होने की बात कर रहे हैं। तो अगर पैरेलल है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म नहीं होगा, और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो पैरेलल प्लेन्स नहीं है, सिर्फ LHS देख रहे हैं, 1 1 1 और 2 1 2, अलग अलग DR है, यानी नॉर्मल्स दोनों का सेम नहीं है, इसलिए these 2 planes are not parallel, so they will intersect and they will form a line of intersection। दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन का फॉर्मेशन होगा, हमें उसी की इक्वेशन चाहिए। अब ये बताओ, लाइन को पर्टिकुलर बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कितने पॉइंट्स से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये एक ही लाइन बनेगी? एक पॉइंट से बोल सकते हैं कि इकलौती लाइन फॉर्म होगी? नहीं, एक पॉइंट से तो इन्फिनिट लाइन पास हो सकती है। तो कितने पॉइंट्स हमें चाहिए ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ यार ये पर्टिकुलर लाइन यही बनेगी, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं बनेगी? बिल्कुल 2 पॉइंट्स ना। अगर हम 2 पॉइंट्स हमें पता हो तो 2 पॉइंट्स से कितनी लाइंस पास होगी? इकलौती लाइन पास होगी। 1 and only 1 लाइन विल पास थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम ऐसे 2 पॉइंट का पता लगा लें जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करते हैं, अगर हम ऐसे 2 पॉइंट्स का पता लगा लें जो किस पे लाई करते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो उन 2 पॉइंट से जो इक्वेशन मिलेगी वो किसकी इक्वेशन मिलेगी? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की ही मिलेगी ना। तो एक काम करें, बस हम लोग का टारगेट क्या है, टू फाइंड 2 पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो पता ही नहीं है, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कुछ और थोड़ी है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक वो लाइन है जो इस प्लेन पर भी है और इस प्लेन पर भी है, क्योंकि इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन होने से ही तो वो लाइन फॉर्म हुई है।
इस प्लेन का और इस प्लेन का जब इंटरसेक्शन होगा तभी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होगा। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऐसी लाइन है जो इस प्लेन पर भी लाई कर रही है और इस प्लेन पर भी लाई कर रही है। मानते हो? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो लाइन है जो इस प्लेन पे भी होगी और इस प्लेन पर भी होगी। तो अगर हम एक ऐसा पॉइंट निकाल लें जो इस प्लेन पर भी हो और इस प्लेन पर भी हो, जो इस प्लेन पर भी हो और इस प्लेन पर भी हो, एक ऐसा पॉइंट हम निकालें, तो वो पॉइंट दोनों प्लेन पर होने की वजह से और किस पे कहलाएगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे भी कहलाएगा। तो एक ऐसे पॉइंट का पता लगाओ जो इस पे भी लाई करे और इस पे भी लाई करे। मैथमेटिकली बोलें तो एक ऐसे पॉइंट का पता लगाओ जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो अगर हमने ऐसा एक पॉइंट ढूंढ लिया x, y, z के फॉर्म का जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब वो पॉइंट दोनों प्लेन पर होगा, मतलब वो पॉइंट किस पे होगा? दोनों प्लेन पर कॉमन है, मतलब वो पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर है। ठीक है, तो इसी तरह एक पॉइंट मिलेगा, फिर इसी तरह दूसरा पॉइंट मिलेगा, तो दूसरा पॉइंट भी किस पे हो जाएगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। ऐसे हमें क्या मिल जाएंगे? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे दो पॉइंट्स मिल गए, मतलब क्या मिल गया? लाइन की इक्वेशन मिल गई। बोलो सही है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इजीएस्ट अप्रोच क्या है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर वो दो पॉइंट पहले पाने का, मतलब वो पॉइंट पाने का जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अभी क्या है कि अपने पास जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में अभी फिलहाल तीनों ही वेरिएबल्स हैं, दोनों इक्वेशंस में तीनों ही वेरिएबल्स हैं। बट अगला क्वेश्चन हम देंगे जिसमें से दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल होगा। ठीक है, एक में एक वेरिएबल मिसिंग होगा, एक में एक वेरिएबल मिसिंग होगा। ठीक है ना? तो जनरली हम जो बात कहें जो तुम्हारा काम कर जाएगा, वो काम ये करो कि ये देख लो इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह अवेलेबल है। इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह अवेलेबल है? यहाँ पे तो तीनों अवेलेबल है, x भी दोनों जगह है, y भी दोनों जगह है, z भी दोनों जगह है। x भी दोनों जगह, y भी दोनों जगह, z भी दोनों जगह, है ना? तीनों ही वेरिएबल्स दोनों जगह। ठीक है, बाकी तो इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तुम्हें, है ना? हम तुम्हें एक सिंपलेस्ट तरीका जो इन जनरल काम कर जाएगा वो बता रहे हैं। बाकी तो तुम्हें अपने से सोचना है। सिंपल सी बात है, दो इक्वेशंस है, दो ऐसे पॉइंट निकालने जो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें? सेटिस्फाई। दो इक्वेशंस है, हमें दो ऐसे पॉइंट चाहिए जो दोनों इक्वेशंस को क्या करते हो? सेटिस्फाई करते हो। बस खत्म का, भूल जाओ कि ये प्लेन है, कुछ भी, कुछ नहीं, सिंपली दे आर टू इक्वेशंस। ठीक है ना? तो कैसे भी करके तुम्हें दो पॉइंट निकाल डालना है जो इन दोनों को क्या करता हो? सेटिस्फाई। ठीक है, उसके लिए हम जो बेसिक एक वर्किंग हो सकती है वो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे तीनों ही वेरिएबल दोनों जगह पे, x भी दोनों जगह, y भी दोनों जगह, z भी दोनों जगह। ठीक है, बट मान लो जैसे आने वाले समय में कुछ दोनों इक्वेशंस में से एक एक वेरिएबल कहीं कहीं पे मिसिंग होगा, तो हम वो वेरिएबल ढूंढने जो दोनों जगह पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर x भी है, y भी है और z भी है। तो किसी एक को भी, क्योंकि तीनों अवेलेबल है, तीनों ही दोनों जगह, इसलिए किसी एक को भी अपने मन मुताबिक वैल्यू दे दो, अपने मन मुताबिक जो तुम्हें अच्छा लगे, है? तो सपोज हम किसी एक को, सपोज हम z को 0 दे देते हैं। लेट्स से z को हमने 0 दिया मान लो, तो एक इक्वेशन ये बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। z को क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। हमें बेसिकली बस तीन ऐसे पॉइंट चाहिए, दो ऐसे पॉइंट चाहिए जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। बोलो समझ रहे हो बात? हमें दो ऐसे पॉइंट चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि वो दोनों पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक है, उसके लिए तुम्हें जो मैथमेटिक्स लगानी है वो लगा डालो। ठीक है, तो सपोज हमने z को 0 पुट किया, तो अपने पास दो इक्वेशंस आ रही है। एक z को 0 पुट करें तो दोनों जगह करेंगे ना, क्योंकि हमें तो एक्स वाई जेड एक ही पर्टिकुलर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, फिर एक्स वाई जेड एक और पर्टिकुलर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो z 0 इस पे भी रख दिए और इस पे भी रख दिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, और z 0 यहाँ रखेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बोलो ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरे में से पहला, तो वाई वाई कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा? 1। बोलो सही।
अब x बराबर 1 वापस किसी एक में पुट कर दो, ऊपर वाले में कर देते हैं, तो y कितना आएगा 0। बोलो ठीक है, y 0 आ गया। बस देखो x1 y0 z0, x1 y0 z0। ठीक है, अब देखो तुम ये पॉइंट देखो, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें कुछ भी करके ऐसे दो पॉइंट्स निकालने हैं जो इसको और इसको दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई। उसके लिए तुम फ्री हो, तुम्हें जो मन करे वो करो, बट जो मिले उसको चेक कर लेना एक बार, कहीं गलती तो नहीं हुई कैलकुलेशन में, क्योंकि दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, कहाँ पे लाई क्या करता हुआ कहलाएगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। अब 1 0 0 रख के देख लो, तो x1 y0 z0 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी रखो 1 0 0, तो ये 2 ये 0 ये 0 2 आ गया, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 0 0 इस प्लेन पर भी है, इस प्लेन पर भी है, यानी 1 0 0 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब दूसरा, फिर से सपोज z को ही हम फिर कुछ और दे देते हैं, या चाहो तो x को दे दो कुछ, सपोज x को 0 दे देते हैं। इस बार हमने बदल दिया, इस बार हमने x को 0 दे दिया। चाहो z को दे दो कुछ नई वैल्यू 0 के अलावा, 0 तो पहले दे चुके हो, तो वापस 0 देने से तो फिर यही पॉइंट आएगा, बट हमें एक नया पॉइंट और चाहिए। तो z 0 के अलावा z को 1 दे सकते थे, 5 दे सकते थे, 100 दे सकते थे, जो मन करता वो दे सकते थे, इरैशनल दे सकते थे। पर खामखा कैलकुलेशन को गंदा थोड़ी करना है, समय थोड़ी बर्बाद करना है, समय बचाना है। तो हमने x को 0 दिया इस बार, अब x को 0 पुट करो, तो ये बनेगा कितना, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, है ना। पहली वाली इक्वेशन ये बन गई। x को 0 यहां पुट किया तो y प्लस 2z बराबर 2। बोलो सही चल रहा। अब इन दोनों को सॉल्व करो, x0 तो दोनों पे रख दिया, अब y z में जो दो इक्वेशंस आए इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो y और z की वैल्यू भी आ जाएगी। अब दूसरे में से पहला फिर घटाते हैं, तो y कट के z बराबर 1 आएगा, है ना, और z 1 पुट करेंगे तो y 0 आएगा। बोलो ठीक। तो पॉइंट क्या बना, x0 y0 z1, ये बना 0 0 1। अब देख लो 0 0 1 क्या इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 1 x0 y0 z1 कर रहा है, x0 y0 z1 LHS भी 2 RHS भी 2 कर रहा है। ठीक है, यानी ये पॉइंट भी इन दोनों प्लेन पर लाई, दोनों प्लेन पर कॉमन पॉइंट है, यानी ये पॉइंट भी किस पे है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे है। तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। ये दोनों ही पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। और अगर हमें एक लाइन पर दो अलग अलग पॉइंट मिल गए तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लाइन एक पर्टिकुलर लाइन होगी, क्योंकि दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास होती है, तो इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी ओनली द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। बोलो यार सही है। बस अब कर लो इस पे काम धाम, तो लिख लो, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई भी पॉइंट एक यूज़ कर लो। सपोज 1 0 0 यूज़ करते हैं तो x माइनस 1 बाई समथिंग आएगा, अभी लिखेंगे y बाई समथिंग, y माइनस 0 होगा तो y बच जाएगा, फिर z माइनस 0 होगा तो वो z बचेगा, डिवाइडेड बाई डी आर। तो 1 माइनस 0 कितना 1, 0 माइनस 0 कितना 0, और 0 माइनस 1 कितना -1। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू प्लेन्स। बोलो ठीक है। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन हो गई। बोलो सही, समझ में आई बात, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना, बढ़िया आगे। फिर तो मेनली हमको करना क्या है, अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो दे विल इंटरसेक्ट एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विल बी फॉर्म्ड। फिर जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को पाने के लिए हमें बस दो ऐसे पॉइंट चाहिए जो दोनों प्लेन को क्या करते हो, सेटिस्फाई। उन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अब देख, एक और जो तरीका है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस तरीके में क्या करना है,
हम कुछ यहाँ से हटाएंगे, कुछ नहीं हटाएंगे, उसका रीज़न तुम्हें अभी एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा। हम एक पॉइंट हटा रहे हैं, एक पॉइंट नहीं हटा रहे हैं, उसका कारण अभी देखना क्यों नहीं हटाया हमने। एक्चुअली एक तो तरीका ये था कि हम दोनों ही पॉइंट कैलकुलेट कर लें, जैसे हमने अभी करके दिखाया तुम्हें, दोनों ही पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, कोई भी दो पॉइंट, और दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दी। एक तरीका तो ये। एक दूसरा जो तरीका है उसमें क्या करना होगा, एक तो पॉइंट कैलकुलेट करना होगा, एक पॉइंट तो चाहिए, और दूसरी क्या चीज़ चाहिए, डायरेक्टली हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मिल जाए, dr मिल जाए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे हमने क्या किया, मान लो एक पॉइंट खाली सेकंड मेथड पे है ना, कि हमने सिर्फ एक पॉइंट निकाला, किस पे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, क्योंकि ये जो 1 0 0 मिला है तो इन दोनों प्लेन का कॉमन पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट किस पे है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे है। तो एक पॉइंट तो निकालना अभी भी है। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1 0 0 से पास हो रही है, तो x - 1 बाई समथिंग, नहीं पता अभी कितना होगा, मेथड 2 पे है। y - 0 नहीं पता, ऊपर y होगा, नीचे क्या होगा नहीं पता, इज इक्वल टू z - 0 यानी z बाई नीचे क्या होगा नहीं पता। अभी हमें तीनों का डिनोमिनेटर चाहिए, यानी क्या चाहिए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का क्या चाहिए होगा, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन लिख रहे हो ना, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का dr चाहिए। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का dr कैसे मिलेगा, उस पर बात करते हैं, विदाउट कैलकुलेटिंग 2 पॉइंट्स। एक चीज़ ये बताओ कि जैसे ये प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, ग्रीन बोर्ड, इस ग्रीन बोर्ड पर ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है मान लो, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जो दूसरा प्लेन है वो इसी लाइन से ऐसे जा रहा है, ठीक है, दूसरा प्लेन इसी लाइन पे ऐसे जा रहा है, तो यही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होगी, पूरी ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, ठीक है, तो यही यहां से ऐसे दूसरा प्लेन जा रहा है, सो दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, इस ग्रीन बोर्ड पे जो नॉर्मल होगा, क्या वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे नॉर्मल होगा या नहीं होगा, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे भी परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि जो चीज़ ग्रीन बोर्ड पे परपेंडिकुलर है वो चीज़ इस लाइन पे भी क्या होगी, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा ग्रीन बोर्ड का, वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब हम इसको उल्टा बोल रहे हैं, नॉर्मल जो बोर्ड का है वो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बोर्ड का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। अगर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 2, तो क्या ये नहीं बोल सकते कि लाइन 2 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 1। दोनों बातें सेम है, अलग अलग हो जाएंगी, सेम है। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 2, इट मीन्स लाइन 2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन लाइन 1। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जो बोर्ड का नॉर्मल है वो इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस लाइन पर नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइन पे नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल पर भी लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि पहले प्लेन, ये मान लो सपोज दिस ग्रीन बोर्ड इज ये वाला इक्वेशन है ना, दिस ग्रीन बोर्ड इज ये वाला इक्वेशन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो इस प्लेन के नॉर्मल पे क्या है, परपेंडिकुलर। मानते हो? सिमिलरली यही लाइन विद द सेम एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये इस प्लेन पर भी है और इस प्लेन पर भी है। अभी हमने इस प्लेन पर रखकर बात की, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी ये जो लाइन होगी इस प्लेन के नॉर्मल पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन का क्या, नॉर्मल। ठीक है, तो इसका नॉर्मल भी इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी ये लाइन इसके नॉर्मल पर भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो लाइन है
इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर है और इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसी लाइन है जो इसका नॉर्मल एज वेल एज इसका नॉर्मल दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो इसका डी कैसे मिलेगा? इन दोनों के नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। बोलो सही है? तो ले लो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे। आई जे के 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 कैलकुलेट करो, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है। तो आई कैप कवर 2 माइनस 1 कितना 1 माइनस जे 2 माइनस 2 कितना 0 और प्लस के 1 माइनस 2 कितना -1। तो ये कितना बन गया? आई जे तो खत्म हो गया माइनस के, देखो ये आ गया आई माइनस के आ गया। यानी यहां से हम डी आर क्या बोलेंगे? आई का कंपोनेंट 1 है, जे का कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, के का -1 है। तो 1 0 -1 क्या आ गया? डी आर आ गया। ठीक है ना? 1 0 -1 इज द डी आर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डी आर आ गया 1 0 -1, जो कि हमने मेथड 1 में कैसे कैलकुलेट किया था? इस क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं किया था। हमने कैसे कैलकुलेट किया था? एक पॉइंट जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया वैसे एक पॉइंट और कैलकुलेट किया और उन दोनों का डिफरेंस से हमने डी आर निकाला था। तो अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या दोनों प्लेन पर दो कॉमन पॉइंट निकालकर डी आर निकालोगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का, या दोनों नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे और उससे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डी आर निकालोगे। मेथड तुम्हें दोनों पता होने चाहिए, एग्जाम में जो मन करे वो यूज़ करना। ठीक है, समझ में आई बात? तो हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये हम लोग समझ गए। अब एक क्वेश्चन और लिखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का और उसको जल्दी से स्क्रीन रोक कर खुद से करो। x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी और z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत शुरू में किया है, जब लाइन की हमने शुरुआत की थी तब। अब तुम्हें समझ में आएगा कि वहाँ पे हमने ज़बरदस्ती तुम्हें बोला भी था कि यार तुम्हें ऐसा लगेगा हम ज़बरदस्ती तुम पे थोप रहे हैं, है ना, हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं मानने को। अब वो सही समय आया है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि वहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन लिखी थी वो एक्चुअल में क्या चीज़ थी। ठीक है, हमने वहाँ पे तो सिंपली बस ऐसे ही बोला था कि यार दोनों जगह से y को इक्वेट करके कनेक्ट कर दो, बट एक्चुअल में वो जो कनेक्ट करके चीज़ लिखी हुई थी वो इन दोनों प्लेन का क्या था? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था। देखो है ये प्लेन, इसको सबको एक तरफ कर लें तो इसमें बस z का टर्म नहीं है, मतलब z का कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन है, उसी तरह ये भी एक प्लेन है, इसमें x का कोफिशिएंट सबको एक तरफ कर लें तो इसमें x का कोफिशिएंट 0 होगा। तो ये दोनों एक प्लेन है। ठीक है, और हमने को ने जो यहाँ से y कैलकुलेट किया था, यहाँ से y कैलकुलेट किया था, फिर इक्वेट करके तीनों चीज़ों को लिखा था, तो वो बेसिकली क्या मिला था? लाइन का फॉर्म आ गया था। बट कौन सी लाइन थी उस समय हम लोग को नहीं पता था, बट अब पता चलेगा कि वो लाइन एक्चुअल में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स था। अब देखो यहाँ पर हमने वही बोला था कि इजीली पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी इच्छा हो एक पॉइंट निकालो और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट से निकालो, दोनों के नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डी आर, या दो पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे z और y है। हमने जो बात कही थी कि यहाँ जो वेरिएबल कॉमन लगे उसको जनरली यही काम करो कि जो वेरिएबल कॉमन रखे उसको हम वैल्यू दे दें। यहाँ पे y कॉमन है, x और z कॉमन नहीं है। ठीक है, तो y कॉमन है तो y को वैल्यू देकर हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे। तो y को सपोज हम 0 देते हैं तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो x यहाँ से कितना आएगा? x आएगा y 0 पुट करने पे b, तो b 0, y 0 दियो तो y 0 पुट किए यहाँ पे तो x की वैल्यू b आ गई। अभी z बाकी है, z यहाँ से मिल जाएगा y को 0 देकर, तो y को 0 देंगे तो z कितना आएगा? d आएगा, तो b 0 d हो गया। ठीक है, अब y को फिर एक दूसरी वैल्यू दे दो जो मन करे, सपोज 1 देते हैं तो y को 1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो y को तो 1 देंगे, x कितना आएगा? a प्लस बी आएगा, z कितना आएगा? c प्लस डी आएगा।
तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब लिख लो, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो और इन दोनों के डिफरेंस से डी आर निकाल लो। जो यहाँ डिफरेंस से डी आर मिलेगा वही क्रॉस प्रोडक्ट से डी आर आता, वो तुम खुद से कोशिश करके देख लेना, सेम डी आर पाओगे। चाहे जो हम लोग डिफरेंस से निकाल रहे हैं वो, या तुम खुद से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के नॉर्मल्स का देखोगे, वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम ये वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं, x माइनस बी बाई अभी लिखेंगे y माइनस जीरो यानी y, नीचे अभी लिखेंगे z माइनस डी बाई, नीचे अभी लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो a प्लस बी माइनस बी कितना हो गया, पॉइंट्स का डिफरेंस लोगे ना, a प्लस बी माइनस बी कितना हो गया a, फिर 1 माइनस जीरो कितना हो गया 1, और c प्लस डी माइनस डी कितना हो गया c। सही है, यही देखो लाइन की इक्वेशन है। दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस प्लेन। और ये चीज़ हम लोगों ने बहुत शुरू में कैलकुलेट कर ली थी, बट हम लोग को नहीं पता था कि ये क्या चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हमने ज़बरदस्ती आपको बोला ही था कि यार दोनों जगह से y को इक्वेट करके कंबाइन कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो यही चीज़ तैयार हुई थी। बट अब पता चल रहा है कि उस समय जो काम किए थे दैट वर्क वॉज एक्चुअली, ये जो लाइन मिली थी इन दोनों प्लेन का क्या थी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थी। बोलो सही है, समझ में आई बात, बड़े आगे चलो फिर। तो ये हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का बात। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जब तुम आर्काइव प्रीवियस ईयर्स कर रहे होगे तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर लाइन बोलकर बगल में दो प्लेन दिया होगा, तो हाउ टू क्रैक द लाइन, उसका दोनों प्रोसेस हमने तुम्हें बता दिया, उसके पीछे हमने दो एग्जाम्पल्स करा दी। ठीक है, बट स्टिल इफ एनी इशू फील फ्री टू आस्क। बड़े आगे लिखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बस फाइनली हम लोग धीरे धीरे एंड की तरफ हैं। नेक्स्ट हेडिंग पुट करो, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, बिल्कुल अब वही सारी बातें होने वाली हैं जो बातें हम लोग 2 डायमेंशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। जब हम लोग 2 डायमेंशन पढ़े होंगे तो उस समय हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन पढ़ा था, बिल्कुल उसी टाइप की बात है। और अब आएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। बस ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारा काम हम लोगों ने 2D में कर रखा है, उसी में बहुत माइनर सा एक टर्म और ऐड होगा हर जगह पे। तो अगर हमारा 2D अच्छा है देन डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस पर फिर मेहनत नहीं करनी है, ऑलरेडी सब 2D में कर रखे हो, इसलिए इस पर हम लोग केवल एक चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ 2D वाला ही है, यहाँ पर कुछ भी नया अब होने वाला नहीं है अब जो बचा है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, तो मान लेते हैं जैसे कोई प्लेन का इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये कोई प्लेन का इक्वेशन है, हमें दे रखा है, हमें और 2 पॉइंट दिए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, x2 y2 z2 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और ये एक प्लेन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड 2 पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। जैसे लाइन में होता था कि लाइन के किस साइड में पॉइंट होगा उसके लिए कोई पर्टिकुलर साइन नहीं होता है, पर लाइन में एक बात जरूर होती थी कि पूरे LHS में जो लाइन की इक्वेशन होती थी वहां पे जो लाइन की इक्वेशन होती थी उसके पूरे LHS वाले एक्सप्रेशन पे अगर दोनों पॉइंट को रखने पर सेम साइन आता था तब तो इसका मतलब उस लाइन के रिस्पेक्ट में वो जो पॉइंट होता था दोनों का दोनों सेम साइड होता था। बट अगर दोनों पॉइंट को रखने पर उस LHS वाली एक्सप्रेशन पे साइन ऑपोजिट आता था, इसका मतलब दोनों पॉइंट उस लाइन के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड थे। वही सेम चीज यहां पर है, कोई नई बात यानी है कि जो भी प्लेन का इक्वेशन दिया होगा RHS में अगर 0 नहीं भी होगा तो सबसे पहले हम RHS में क्या लेके आएंगे, 0, सब कुछ एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, जैसा कि ऑलरेडी हमने करके यहाँ पे रखा है। उसके बाद क्या करना है, अगर हमें पहचानना है कि दोनों पॉइंट सेम साइड है, ठीक है, कि ऑपोजिट साइड है, तो 1 by 1 दोनों पॉइंट्स को इस जो हमने एनसर्कल किया है जो चीज़,
ये जो एक्सप्रेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इस पे 1/1 x1 y1 z1 रखेंगे और इस पे 1/1 x2 y2 z2 रखेंगे। अगर दोनों का साइन सेम आ जाएगा, मतलब दोनों ही पॉइंट, ये मान लो कोई अगर प्लेन है, ठीक है, अगर सेम साइन आ गया मतलब ये दोनों पॉइंट प्लेन के सेम साइड में होंगे, ठीक है। किस साइड होंगे ये नहीं पता चलेगा इससे, बस सिर्फ इतना पता चलेगा कि दोनों पॉइंट किस साइड होंगे, सेम साइड होंगे। बट अगर एक का पॉजिटिव आ गया किसी का भी और एक का नेगेटिव आ गया किसी का भी, तो इससे ये पता चलेगा कि एक पॉइंट प्लेन के एक तरफ है, दूसरा पॉइंट प्लेन के दूसरी तरफ है। कोई नई बात नहीं है, सब 2D वाली बात हो रही है। तो हमें करना क्या है, इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन पे रखना है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, इसको इवेलुएट करना है, और ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, इसको इवेलुएट करना है। If these two are of same sign means these 2 points will lie on same side of the plane. But if these two are of opposite sign, it means these 2 points lie on opposite side of this plane. बोलो सही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चंस इस पर भी वही सारे टाइप के बनेंगे जो 2 डायमेंशन में बनते थे, ठीक है। 2 पॉइंट्स देकर, एक प्लेन देकर सिंपली ये पूछा जा सकता है कि क्या दोनों सेम साइड में होंगे या अपोजिट साइड में होंगे, या एक पॉइंट पूरी तरह पता हो, एक पॉइंट में कहीं अननोन लगा दे और उस अननोन की वैल्यू पूछ ले और कहे कि बताओ उस अननोन को क्या वैल्यू दें ताकि ये दोनों पॉइंट सेम साइड में हो फॉर केस 1, ऑपोजिट साइड में हो केस 2। तो एक पॉइंट से तो साइन निकाल लेंगे, और अगर सेम साइड बोलेगा तो दूसरे को रखकर भी उसी साइन का बनाएंगे, और अगर ऑपोजिट साइड बोलेगा तो दूसरे को रखकर ऑपोजिट साइन का बनाएंगे। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो बातें 2D वाली है, इसलिए अब क्वेश्चंस नहीं कर रहे हम लोग इस पे, ठीक है। या एक क्वेश्चन चलो कर लो कि मान लो 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 5 है, ये एक प्लेन है। 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच 1 1 1 1 1 मत नहीं करें क्योंकि कट जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 1 1 कर लेते हैं, ठीक है। -1 1 1 एंड अल्फा 1 2 lie on opposite side of the plane, ठीक है। ये प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 5, और हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं -1 1 1 और अल्फा 1 2। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ दिस प्लेन, ऑपोजिट साइड ऑफ दिस प्लेन। तो क्या करोगे? सबसे पहला काम, सब कुछ है प्लेन की इक्वेशन में इक्वल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 5 को उधर भेजो, तो इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या बोला है, ऑपोजिट साइड में हो, तो इसका इस पे तो साइन पता ही होगा, -1 1 1 पे इसका साइन तो पता ही आ जाएगा। पूरे LHS पे रखोगे, रख के देखो कौन सा साइन आ रहा है। क्वेश्चन का वेरिएशंस तो फिर सारा वैसा ही होगा जैसा 2 डायमेंशन में किया, इसलिए बस हम एक क्वेश्चन केवल ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 1 1 रख के देखो, x की जगह -1 तो ये -2 हो गया, 1 रखें तो ये -3 हो गया, -2 -3 कितना, -5, और ये z की जगह 1 तो +6, तो -5 + 6 कितना हुआ, 1 हुआ, 1 - 5 कितना हुआ, -4 हुआ। मतलब इस पर साइन क्या आ रहा है, LHS का नेगेटिव आ रहा है, और हमें चूंकि इन दोनों पॉइंट्स को अपोजिट साइड में रखना है, अपोजिट, इसका मतलब अगर इस पर नेगेटिव आ रहा है तो इस पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर सेम साइड बोलता तो इस पे नेगेटिव आया है तो इस पे भी क्या बनाते, नेगेटिव बनाते। अब अल्फा 1 2 रख के इस साइन को क्या बनाना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस पर इसका साइन क्या है, नेगेटिव, और साइड कैसी चाहिए, अपोजिट चाहिए। रख दो अल्फा 1 2, तो x की जगह अल्फा रखोगे तो कितना होगा, 2 अल्फा,
y की जगह 1 रखेंगे तो -3, z की जगह 2 रखेंगे तो 6 2 ज़ा 12, -3, 12 -3 कितना हो गया, 9 हो गया, -5। बोलो कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो ये साइन क्या होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड बोला है, इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब तो कर लोगे, तो अल्फा ग्रेटर देन -2 ये आ गया। तो अगर अल्फा -2 से बड़ा होगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस प्लेन के रिस्पेक्ट में सेम साइड होंगे, अपोजिट साइड होंगे, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन -2। बोलो ठीक है, बढ़े आगे, लिखो फिर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन्स बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा 2 डायमेंशन में था, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एक प्लेन होगा, और दूसरा प्लेन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये 2 प्लेन्स होंगे। हमें इन दोनों प्लेन्स का क्या लिखना है, बाइसेक्टर प्लेन लिखना है। तो वहाँ पे क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 होता था इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कौन सी होती थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बाइसेक्टर का जैसा फॉर्म वहाँ पे था, सेम फॉर्म यहाँ पे होना है। तो वहाँ पे क्या करते थे, सब कुछ LHS में रखकर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, वहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर होता था, यहाँ पे 3 टर्म आएंगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या होता था, प्लस माइनस 2 प्लेन्स होते थे, यहाँ पर सॉरी वहाँ पे 2 लाइन्स होती थी, यहाँ पर 2 प्लेन्स होंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये इक्वल टू 0 हट जाएगा, बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बोलो ठीक है, कोई नई बात हुई यहाँ पे, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वही बात है जो हम लोगों ने 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में की होगी, सेम बात, सेम फॉर्मूले का फॉर्म है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन्स होगा इन केस प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग, जब प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो हमें जो 2 बाइसेक्टर प्लेन्स मिलेंगे, उन प्लेन्स की इक्वेशन इस फॉर्मूले से आएगी, एक बार RHS में प्लस के साथ लेके सिंप्लीफाई और एक बार RHS में माइनस के साथ लेकर सिंप्लीफाई, ठीक है। इसी के बाद आता है अपना तीसरा केस, जैसे वहाँ पे था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था ना, और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर था। यहाँ पर क्या होगा, प्लेन बाइसेक्टिंग एक्यूट एंगल एंड प्लेन बाइसेक्टिंग ऑब्ट्यूज एंगल, बाकी वर्किंग बिल्कुल सेम जैसी वहाँ पे थी 2 डायमेंशन में। ये सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब डायरेक्टली क्वेश्चन 2 प्लेन देकर हम बाइसेक्टर नहीं पूछ रहे, कोई मतलब नहीं है, बच्चा कर लेगा, है ना, कि 2 प्लेन दे और बोले बेटा निकालो दोनों प्लेन को बाइसेक्ट करने वाले दोनों प्लेन्स, दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाले दोनों प्लेन्स निकाल ही लोगे, फॉर्मूले पे पुट ही तो करना है। तो अगला लिखते हैं एक्यूट बाइसेक्टर प्लेन और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर प्लेन। इस चीज़ को हम क्वेश्चन से समझेंगे। हम 2 प्लेन लिख रहे हैं, 3x माइनस 6y प्लस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 6x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 6y प्लस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 6x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 प्लेन्स हैं अपने पास। हमें इन दोनों प्लेन का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। और वो तब होगा व्हेन ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तभी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल की बात होगी। तो वो ये दोनों परपेंडिकुलर का मतलब इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, और नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट देखोगे तो 0 नहीं आएगा। 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 इंटू 3 18 खत्म हो गया, 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, -4 हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स इन दोनों के नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये दोनों प्लेन्स भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए इनके बीच में एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एक्यूट
एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन और ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए। बिल्कुल वैसा ही लाइन में प्लस साइन से एक मिलता है, माइनस से एक मिलता है, बट वहाँ पे डिपेंड करता है ना, वहाँ पे कुछ कंडीशंस थी कि मेक C1 एंड C2 ऑफ सेम साइन। स्टेप नंबर 1 वहाँ पे क्या था कि अगर दो लाइन होती थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 था ना, वहाँ पे 2 डायमेंशन में यही चीज़ थी। इन दोनों का एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते थे? सबसे पहला स्टेप क्या होता था? मेक C1 एंड C2 ऑफ सेम साइन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पॉजिटिव बनाना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि C1 C2 दोनों को नेगेटिव बनाना है, जो इच्छा वो बनाओ, बट मेक देम ऑफ सेम साइन। तो स्टेप जो यहाँ पे था सेम स्टेप यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे C1 C2 ना बन के किसको सेम साइन का बनाएंगे? D1 D2 को। तो यहाँ पे D1 -1 है, नेगेटिव साइन का है, यहाँ पे D2 +2 है, पॉजिटिव साइन का है। तो एक का साइन नेगेटिव है और एक का साइन पॉजिटिव है। तो वो तुम्हारी इच्छा है, या तो ऊपर वाले को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके -1 को +1 बना दो, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ही। या फिर नीचे वाले पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके +2 के पर्पस से हम इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करें और फिर हमें +2 क्या दिखेगा? -2 दिखेगा। तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, वो तुम्हारी इच्छा है। सो मेक D1 एंड D2 ऑफ सेम साइन। बट अगर इस +2 की जगह ऑलरेडी -2 होता तो स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी डन था, या फिर ये +2 ही रहता और इस -1 की जगह ये +1 रहता ऑलरेडी क्वेश्चन की शुरुआत से ही, कि यही दो प्लेन्स होते, तो भी स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी डन था। तो D1 एंड D2 ऑलरेडी बने बनाए थे, किस फॉर्म के? सेम साइन के। तो हमें कुछ करना नहीं होता। बट अभी क्या है, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, इसलिए स्टेप नंबर 1 पहले हमें फुलफिल कराना होगा। तो अब जो तुम्हारी इच्छा, क्या कर दें? ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। चलो ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -3x हो गया, ये -6y है, ये क्या बन गया? +6y। ये +2z है, क्या बन गया? -2z। ये -1 है, क्या बन गया? +1। नाउ स्टेप नंबर 1 इज डन। D1 और D2 का साइन क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब पुरानी प्लेन का जो इक्वेशंस था उनको भूल जाओगे, अब तुम्हारे लिए ये दो इक्वेशंस आगे बढ़ेगी। ठीक है, नाउ दीज 2 इक्वेशंस विल मूव फर्दर। अब पुरानी इक्वेशन जो इसकी जगह पे थी उसको एकदम शिफ्ट डिलीट, परमानेंट डिलीट कर दोगे उसको। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के कॉम्बिनेशन को देखना है। नाउ दिस इज न्यू A1 B1 C1 D1, न्यू A1 B1 C1 D1 एंड दिस इज न्यू A2 B2 C2 D2। अब हमारे लिए A1 B1 C1 D1 ये है और A2 B2 C2 D2 ये है। पुराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम हर बार यही करना है, मेक D1 एंड D2 ऑफ सेम साइन, और पुराने दोनों इक्वेशंस को भूल जाओ। अब जो नए दो इक्वेशंस आएंगे वही A1 B1 C1 D1 और A2 B2 C2 D2 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करते थे? इतना काम C1 C2 को सेम साइन का बनाने के बाद, यहाँ पे C1 C2 को सेम साइन का बनाने के बाद क्या करते थे? कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2। यहाँ पे क्या होगा? कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2 और एक टर्म और बढ़ जाएगा प्लस C1 C2। कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ये कितना आएगा? -18 प्लस 18 और +4। बोलो सही है? इज इक्वल टू 4 आ गया। सो -18 प्लस 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मीन्स ग्रेटर देन 0। रिजल्ट क्या है जनरल, वो सुनो। D1 D2 को सेम साइन का बनाने के बाद कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इफ दैट इज नेगेटिव, अगर ये चीज नेगेटिव आती तो जो बाइसेक्टर में हम प्लस माइनस लिखते हैं RHS में, यहां पे कुछ होता है इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होता है। अगर ये चीज नेगेटिव आती A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इफ दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव आफ्टर मेकिंग D1 एंड D2 ऑफ सेम साइन, देन इस वाले फॉर्म में जो प्लस साइन होगा इट विल गिव एक्यूट बाइसेक्टर प्लेन, और जो माइनस होगा दैट विल गिव ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर प्लेन। बिल्कुल सेम रिजल्ट है जो 2 डायमेंशन में था, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, कि वहां पर आफ्टर मेकिंग C1 एंड C2 ऑफ सेम साइन कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2
अगर वहां पर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव होता था तो प्लस साइन एक्यूट बाइसेक्टर वाली लाइन देता था और माइनस साइन ऑब्ट्यूज वाली लाइन देता था, ऑब्ट्यूज को बाइसेक्ट करने वाली लाइन देता था। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे कि यहाँ पे d1 d2 को सेम साइन का बनाने के बाद कैलकुलेट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इफ इट इज नेगेटिव then plus sign will give acute bisector plane and minus will give obtuse bisector plane. Otherwise if it is positive, अगर ये चीज पॉजिटिव आती है तो प्लस विल गिव obtuse bisector plane and माइनस विल गिव acute bisector plane, उल्टा हो जाए। ठीक है ना? तो अगर हम acute की बात करें तो देखो क्या करना है, हम लोग को a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या मिला, पॉजिटिव मिला ना, पॉजिटिव मिला। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या है, 4 है, पॉजिटिव आया। साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है, पॉजिटिव आया। यानी अब इन दोनों से हम बाइसेक्टर, हमने बोला ही ना पुरानी वाली इक्वेशन भूल जाओगे, अब यही तुम्हारे लिए सर्वे सर्व है। तो -3x प्लस 6y माइनस 2z प्लस 1 बाई रूट ओवर 49 आएगा क्या, 9 36 45 प्लस 4 49 का रूट कितना 7 इज इक्वल टू, अभी हम साइन नहीं लगा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्रैकेट्स लिख रहे हैं। एक ब्रैकेट ये होगा, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, उसमें क्या होगा 6x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 2 बाई कितना सेम चीज 7। चूंकि यहाँ देखो पॉजिटिव आया है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या है, पॉजिटिव आया, तो प्लस विल गिव ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, यहां पे प्लस यूज करेंगे, इट विल गिव ऑब्ट्यूज। ठीक है, और यही चीज के साथ यहां पे माइनस यूज करेंगे तो इट विल गिव, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल गिव अक्यूट। अक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन, यही दोनों सेम ब्रैकेट्स विद माइनस साइन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन मिलेगा। और जब यहाँ पे प्लस साइन के साथ ये चीज़ अब सिंप्लीफाई होंगी तो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन मिलेगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। तो सबसे पहला काम, मेक d1 एंड d2 ऑफ सेम साइन। सेम साइन का बनाने के बाद पुरानी इक्वेशंस भूल जाओ, अब नई इक्वेशंस जो मिली दे आर a1 b1 c1 d1 अगेन एंड a2 b2 c2 d2 अगेन। नाउ उन इक्वेशंस पे कैलकुलेट करोगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इफ दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, प्लस विल गिव अक्यूट बाइसेक्टर प्लेन एंड माइनस विल गिव ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर प्लेन। बट चूंकि यहां पर क्या था, पॉजिटिव था, तो उल्टा हो जाएगा, प्लस विल गिव ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर प्लेन एंड माइनस विल गिव अक्यूट बाइसेक्टर प्लेन। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? कर लोगे अब इसको सिंप्लीफाई, बढ़े आगे। लिखो फिर एक बात और है, बिल्कुल वैसी जैसे 2 डायमेंशन में थी, बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट, बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट कुछ भी दिया हो, मान लो 2 प्लेन्स दिए हैं, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर है 0। ये दूसरा प्लेन दिया है, ये 2 प्लेन्स दिए, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है। बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट का मतलब वही है जो 2 डायमेंशन में था, इसलिए उसके मतलब पे नहीं जा रहे क्योंकि कोई नया टर्म नहीं है, मतलब एग्जैक्टली वही है जो 2 डायमेंशन में था। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट है, लेट्स से x1 y1 z1 कोई पॉइंट है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं और हमें बताना है उस प्लेन का इक्वेशन। वी हैव टू राइट बाइसेक्टर कंटेनिंग x1 कॉमा y1 कॉमा z1। बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट का मतलब जानते ही हो, ठीक है? जिस रीजन में ये वाला पॉइंट होगा उस रीजन से जो प्लेन पास होगा, जो बाइसेक्टर प्लेन पास होगा, उस बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन, यही मतलब होता है बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट x1 y1 z1। क्योंकि 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने रीजन्स फॉर्म होंगे, 4, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, 4 रीजन फॉर्म होंगे, ठीक है? एक ऊपर से नीचे जो बाइसेक्टर प्लेन जाएगा वो होगा और एक लेफ्ट राइट से जो बाइसेक्टर प्लेन जाएगा वो होगा। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट का मतलब कि
इन चारों में से जिस भी रीजन में ये पॉइंट होगा x1 y1 z1, उस रीजन से जो बाइसेक्टर प्लेन पास होगा उस बाइसेक्टर प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल वही काम कि इस पॉइंट को दोनों के एक्सप्रेशंस पे रख दो, दोनों के एक्सप्रेशंस पे रख दो। कोई ज़रूरी नहीं होता d1 d2 को सेम साइन का बनाना है, यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। तो x1 y1 z1 दोनों को यहाँ पे रख देंगे हम, तो एक्सप्रेशंस मिलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ठीक है, अगर इन दोनों का साइन सेम है, अगर इन दोनों का साइन सेम है तो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर प्लस साइन से मिलेगा। देख लो, ये इज इक्वल टू, अभी साइन नहीं लगा रहे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये दो प्लेन की इक्वेशन है, हमें वो बाइसेक्टर प्लेन चाहिए था कंटेनिंग x1 y1 z1। तो हम क्या करेंगे, पूरे LHS में x1 y1 z1 दोनों प्लेन पे 1 बाई 1 उसके एक्सप्रेशन पे रख के उनका साइन देखेंगे। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो इस फॉर्मूले में प्लस साइन विल गिव द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर कंटेनिंग x1 y1 z1। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ जो 2 डायमेंशन में थी। बट अगर x1 y1 z1 को रखने पर ये एक एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों में से कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हो, बट साइन क्या हो, अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो और एक कोई भी नेगेटिव हो, बट अपोजिट साइन का हो, है ना। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव इज नॉट द क्राइटेरिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो फिर यहाँ पे प्लस नहीं यूज होगा, कौन सा यूज होगा, माइनस यूज होगा। ठीक है, उस केस में यहाँ पर माइनस यूज होगा, देन माइनस विल गिव अस द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर कंटेनिंग x1 y1 z1। बोलो यार, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है ना। तो अगर कभी भी हमको बाइसेक्टर कंटेनिंग एक पॉइंट बोलेगा तो पूरे LHS के एक्सप्रेशन पे पॉइंट को 1 बाई 1 रखकर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, उसका साइन निकालना है। इनफैक्ट अगर सेम साइन का है तो उन्हीं से प्लस साइन वाला जो इक्वेशन आएगा वो रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होगा, बट अगर ये अपोजिट साइन का है तो माइनस साइन से क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर कंटेनिंग x1 y1 z1। बोलो सही है, समझ में आया? बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पुट करो स्फीयर। बहुत सिंपल सी टॉपिक है ये भी, बहुत सिंपल सा। हम लोगों ने 2 डायमेंशन में सर्कल और स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन समझा है, तो स्फीयर और प्लेन का कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि वही सारी चीज़ें स्फीयर और प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही लगेगा जो सर्कल में और स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन में था, उसी टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, बस हमें रिलेट करना है, तो वो चीज़ें हम रिलेट करते हैं, देन खुद से आप सभी उन पर रिलेटेड स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर ले जाओगे। स्फीयर की इक्वेशन देखते हैं क्या होती है। सर्कल की इक्वेशन जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल एक प्लेन पे बनता है ना, सर्कल 3 डायमेंशनल फिगर नहीं होता, वो 2 डायमेंशन फिगर होता है। इसलिए वहाँ पर डिफाइन करते वक्त एक ये बोलना ज़रूरी होता है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। अगर प्लेन वर्ड हटा देंगे तो फिर स्फीयर बन जाएगा, बाकी डेफिनेशन सेम है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट its distance from a fixed point is always constant is called a sphere. Locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is always constant is called a sphere. एक fixed point से कहीं पर भी घुमाए पर्टिकुलर दूरी पे, ग्रीन बोर्ड पे भी होगा, ग्रीन बोर्ड के बाहर भी होगा, ग्रीन बोर्ड के अंदर भी होगा, बट वो दूरी फिक्स होगी, देन लोकस क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, और जो फिक्स पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब अगर सेंटर का
पोजीशन वेक्टर अगर ए है, सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, तो एक मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मानेंगे हम, आर मानेंगे। तो एक ऐसा मूविंग पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर होगा, बट आर और ए के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी ए और आर को मिलाने वाला जो वेक्टर बनेगा, ये मूविंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होनी है, कांस्टेंट, और आर फिर कहीं पर भी पूरे स्पेस में घूमेगा, बट ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो प्लेन पे भी घूमेगा और प्लेन के बाहर भी घूमेगा, है ना, प्लेन के बाहर भी घूमेगा, प्लेन के अंदर भी घूमेगा, तो एक स्फीयर बनेगा। मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे, r माइनस ए का जो मॉड है, क्योंकि वेक्टर यही बनाना है ना, ए और r के बीच की दूरी हमेशा एक कांस्टेंट k हो, तो r, इस वेक्टर की लंबाई क्या होगी, पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a और पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर r को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो वेक्टर r माइनस ए होगा, और उसकी लंबाई यानी उसका मॉड बराबर कितना, k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन वेक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, वेक्टर के नोटेशंस को यूज करते हुए ये हमने स्फीयर की इक्वेशन लिखी, वेयर k विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वेक्टर a विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ स्फीयर। बोलो ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बोलो ठीक है, a क्या कहोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, k क्या कहोगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब अगर हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो हम सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर मान लें, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लें x नॉट, y नॉट, z नॉट, तो ये पोजीशन वेक्टर a क्या बनेगा, x नॉट i प्लस y नॉट j प्लस z नॉट k बनेगा। अगर हम इसके सेंटर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं, x नॉट, y नॉट और z नॉट। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में सेंटर ये है, तो वेक्टोरियल फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x नॉट i प्लस y नॉट j प्लस z नॉट k, और ये r वेक्टर क्या बनेगा, जनरल वेक्टर है ना, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो x y z होगा, x y z से पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, xi प्लस y j प्लस z k। अब यहाँ पे तो r माइनस ए वेक्टर क्या बनेगा, r माइनस ए x माइनस x नॉट i प्लस y माइनस y नॉट j प्लस z माइनस z नॉट k। बोलो ठीक है, इज इक्वल टू कितना, रेडियस k। नाउ मॉड वैल्यू वेक्टर की, तो अंडर रूट के साथ आएगा, अंडर रूट लगा के स्क्वायरिंग अगर कर दें तो ये मिलेगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का स्क्वायर z माइनस z नॉट का स्क्वायर बराबर कितना, k स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बिल्कुल उसी तरह है जैसे सर्कल की होती है सेंटर रेडियस फॉर्म में, बस वहां पे ये दो टर्म होते हैं, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर होता है, सिर्फ यहाँ पर एक टर्म और बढ़ गया, z माइनस z नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, वेयर k इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सही है, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म हो गया और ये सेंटर रेडियस फॉर्म हो गया। दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म एंड दिस इज वेक्टोरियल फॉर्म में उस चीज को लिखा गया है और ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो x नॉट y नॉट बिल्कुल उसी से कंपेरेबल है ना सर्कल वाली इक्वेशन से। x नॉट y नॉट z नॉट क्या होगा, सेंटर होगा, और रेडियस कितना होगा इसका, k होगा। बोलो ठीक है, तो यहां से भी पहचान सकते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म में दिया होगा तो पहचान लोगे ये स्फीयर है, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो पहचान लोगे ये एक स्फीयर है। बाकी वही चीजें हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन अगर लिख लें हम लोग और बोला जाए कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर, चलो कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू सपोज 6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 6।
सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, और फिर इसका बताओ कि सेंटर क्या होगा और रेडियस कितना होगा। तो इसका सेंटर और रेडियस बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं फटाफट इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, बट ये इक्वल टू 6 है, तो इक्वल टू 6 को हमें क्या करना होगा, इधर लेके आना होगा ना, इक्वल टू 6 को इधर लाओ, तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है, साथ में इसको कितना चाहिए होगा, +1, वाई स्क्वायर माइनस 2y भी है, इसको कितना चाहिए होगा, +1, जेड स्क्वायर माइनस 2z भी है, इसको कितना चाहिए होगा, +1। तो +1 +1 +1 3 बार, और फिर -1 -1 भी, तो 3 बार +1 से 3 परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। बोलो ठीक है। और -1 -1 3 बार से -6 -3 यानी कितना, -9, उधर जाके +9, ये आ गया। देखो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई या नहीं हो गई, बोलो कन्वर्ट हो गया ना ये चीज़ इसमें। अब बता दो सेंटर क्या है, सेंटर कितना हो गया, 1 1 1, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1, 1, और रेडियस कितना हो गया, r 3 हो गया। रेडियस ऑफ द स्फीयर विल बी 3। के स्क्वायर कितना है, 9 है ना, तो के की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो रेडियस को हमने r से डिनोट कर दिया फिलहाल, तो r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी इस स्फीयर का सेंटर विल बी 1 1 1 एंड रेडियस विल बी 3। ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर हमें वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना हो उस तरीके से, इसी इक्वेशन को, तो कैसे लिखोगे, देखो ये सेंटर आ गया, ये रेडियस है, तो क्या लिखोगे, r वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ना। सेंटर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा सेंटर का, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वो माइनस होगा पूरा, तो बनेगा -i -j -k। ठीक है, बराबर कितना, k रेडियस, तो रेडियस कितना है, 3 है। सो ये इक्वेशन हो गया स्फीयर का वेक्टोरियल फॉर्म में। r -i -j -k का मॉड वैल्यू बराबर कितना, 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टोरियल फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बोलिए सही है। स्फीयर की इक्वेशन कैसे दिखती है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बचा है, ताकि हम चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो। यहाँ तक में अगर कोई डाउट होगा स्फीयर वाली बातों में, या अब तक जो भी हम लोगों ने आज किया, अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो देन बिल्कुल पूछना, है ना, फील फ्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। हार्डली हमें लगता है 15 से 20 मिनट 25 मिनट की बातें और हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा अब स्फीयर और प्लेन से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर पाएंगे, और उनमें कॉन्सेप्ट लगना वही है जो पुराना है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन वाला। तो वही सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं, कोई नई बात नहीं। बट जो आज तक अभी तक हम लोगों ने किया यहाँ तक, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे, है ना। तो बस नेक्स्ट अगला लेक्चर जो भी आएगा वो छोटा सा ही लेक्चर होगा, बट उस लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों को फाइनली एकदम ख़त्म कर लेंगे। हमारा 3D विल बी ओवर। फिर अब आप अपने एंड पे अच्छे से काम करो एंड गेट थ्रू। ठीक है, तो बाकी की बातें हम लोग अगले लेक्चर में वाइंड अप करके ख़त्म करते हैं ना।